श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। And people are suffering and the people are living with one meal per day. और श्रीलंका के जो पिछले प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्सा, वो अब श्रीलंका छोड़कर जा चुके हैं। और ऐसे ख़राब टाइम में इंडिया ने श्रीलंका की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। जैसे सिर्फ इस साल 2022 में इंडिया ने श्रीलंका को अराउंड 380 करोड़ रुपीस की मदद की है। इनफैक्ट सिर्फ तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने श्रीलंका को लगभग 40,000 मीट्रिक टन चावल और 500 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर सप्लाई किया है। और भारत उन कुछ कंट्रीज़ में से ही एक है जिसने श्रीलंका की इतनी ज़्यादा हेल्प की है। लेकिन इंडिया श्रीलंका की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है और श्रीलंका इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? श्रीलंका का इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए समझने के लिए हमें पहले उनकी लोकेशन को बड़े ध्यान से देखना होगा। अब श्रीलंका की लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत सिग्निफिकेंट है। श्रीलंका का प्रेजेंस इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा है और इंडियन ओशन दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एरियाज में से एक माना जाता है। अब जैसे ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को एक दूसरे के साथ कोई ट्रेड करना होगा तो उन्हें इंडियन ओशन से ही पास होना पड़ता है। इनफैक्ट अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को भी ले, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन्हें अगर एकदम ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे जापान को अगर ऑयल ट्रांसपोर्ट करना हो तो उन्हें इंडियन ओशन से ही पास होना पड़ेगा। अगर दुनिया का आधे से ज़्यादा जो ऑयल ट्रांसपोर्ट है, मतलब अराउंड 66% का जो ऑयल ट्रांसपोर्ट है वो इंडियन ओशन से ही पास होकर निकलता है, जो श्रीलंका के एकदम साउथ में है। अब अगर किसी ओशन में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई मिलिट्री बेस हो उसके अराउंड जो उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सके। ऐसे में श्रीलंका का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका के साथ रिलेशंस अच्छे रखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इंडिया के रिलेशंस उनकी नॉर्दर्न कंट्री जैसे पाकिस्तान या चाइना के साथ इतने अच्छे नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एटलीस्ट वो अपनी सदर्न कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस रखें। और अब आता है वो रीज़न जो श्रीलंका को इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, और वो है चाइना। तो श्रीलंका की हिस्ट्री को थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में भारत के साथ ही ब्रिटिशर्स से। लेकिन फिर 1983 में श्रीलंका में सिविल वॉर की शुरुआत हुई, जो शुरू किया था श्रीलंका की तमिल कम्युनिटी ने सिन्हाला कम्युनिटी के साथ, क्योंकि तमिल कम्युनिटी के साथ उस वक्त बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। और ये वॉर शुरू हुआ 1983 में और ख़त्म हुआ 2009 में, मतलब लगभग 3 डेकेड्स तक चला था। और इन 3 डेकेड्स में श्रीलंका में इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए देखा जाए तो श्रीलंका एक बहुत नई सी कंट्री है। जब 2009 में सिविल वॉर खत्म हुआ तब श्रीलंका की गवर्नमेंट चाहती थी कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और इसमें चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। जैसे साल 2011 से लेकर अब तक चाइना ने श्रीलंका में लगभग 151 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट्स किए। एक्चुअली चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान भी है जिसका नाम है सिल्क रोड इनिशिएटिव। इसमें वो चाइना से लेकर यूरोप तक एक बहुत बड़ा रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो इसमें वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे और इससे उन्हें पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस मिलेगा, क्योंकि रास्ते में उन्हें कई सारी कंट्रीज से भी टच होना पड़ेगा। और ऐसा ही वो सिमिलर सा प्लान सी रूट्स पर भी लगा रहे हैं, जिसके लिए वो पूरे वर्ल्ड में पोर्ट्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं पोर्ट्स में से एक है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। अब इस पोर्ट को बनाने के लिए इंडिया ने श्रीलंका के सामने 2003 में एक ऑफ़र रखा था कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन श्रीलंका ने इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया। लेकिन फिर जब 2010 में चाइना श्रीलंका के पास गया तो उन्होंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। श्रीलंका ने चाइना से लोन लिया था इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन श्रीलंका इस लोन को चुका नहीं पाया। इसलिए श्रीलंका ने ये पोर्ट चाइना को 99 ईयर्स के लीज पर दे दिया, और चाइना आज के टाइम पर इस पोर्ट में अराउंड 70% का एरिया ओन करता है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, और ये स्ट्रैटेजी चाइना ने पूरे वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज़ में लगाई है, जैसे पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज़। जैसे अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है जिबूटी, जहाँ पर चाइना ने एक पोर्ट तो एक्वायर किया ही है, लेकिन वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस भी सेटअप कर लिया है। पर जब हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर श्रीलंका और चाइना के बीच में एक फाइनल अग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि चाइना उस पोर्ट के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर सकता, लेकिन ये अलाउ करना नहीं करना सब कुछ श्रीलंका के हाथ में है। और सिविल वॉर के बाद से ही श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उन्होंने चाइना के इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फेवर किया है। और रिसेंटली इंडिया और चाइना के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे, और चाइना इंडिया को टैकल करने के लिए पूरे इंडियन ओशन में हमें सराउंड करने के लिए पोर्ट्स एक्वायर कर रहा है। ऐसे में इंडिया का प्रेजेंस श्रीलंका में होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन श्रीलंका के पिछले प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया था कि चाइना के इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में काफ़ी कम हुए जब से उनका इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ है। और यही चीज़ चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी की है, क्योंकि उनका बाकी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ गया है, जैसे वियतनाम, फिलीपींस और अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़। ऐसे में इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है श्रीलंका में अपना प्रेजेंस बढ़ाने की और उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने की।
जियोपॉलिटिक्स में जब भी कोई कंट्री किसी की हेल्प करती है, किसी के अगेंस्ट भी जाती है, तो उसमें उनके कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट छुपा होता है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। कुछ परमानेंट होता है तो वो है देश के नेशनल इंटरेस्ट। और इस नेशनल इंटरेस्ट और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हर कंट्री अपने एफर्ट्स लेती है और उन्हें लेने भी चाहिए।